नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड मैथ्स द प्रदीप। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक है हमारा टेंस। अच्छा, टेंस में बहुत बच्चों को दिक्कतें आती हैं कि टेंसों को उनको नॉलेज नहीं होती है भाई कौन सा टेंस है, कौन से टेंस में किस प्रकार के रूल लगेंगे। टेंस को पहचानना नहीं आता है, जब पहचानना नहीं आता तो सेंटेंस भी नहीं बना सकते हैं। अच्छा, सेंटेंस और टेंस में एक डिफरेंस होता है। टेंस क्या होता है, टेंस की हम बात कर लेते हैं पहले। टेंस का मीन्स होता है कि समय के ज्ञान को काल कहते हैं। इसकी परिभाषा है, ये डेफिनेशन है। टेंस को परिभाषित कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे कि समय के ज्ञान को हम काल कहते हैं। इंग्लिश में नॉलेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस, यानी कि टाइम की नॉलेज ही टेंस कहलाती है। काइंड्स ऑफ टेंस, काल के भेद। काल के भेद कितने होते हैं? काल 3 प्रकार का होता है। 3 टाइप्स के टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल; पास्ट टेंस, भूतकाल; फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। अच्छा, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके भी 4 पार्ट होते हैं। उनको डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तीनों के ही 4 पार्ट होते हैं। इसके भी 4 पार्ट होते हैं, इसके भी 4 पार्ट होते हैं, और इसके भी 4 पार्ट होते हैं। तो 3 तो ये हो गए, और तीनों के भी 4 पार्ट हो गए। तो टोटल टेंस कितने हो जाएंगे आपके? 4 हैं, 4 4 4, तो 4 तिया 12 टेंस होते हैं आपके। यहाँ पे टेंस कितने हो गए? 12 हो गए। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड होता है इसमें, मैं इसको बार बार नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे सेम लगा देता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार के आपके 12 टेंस हो जाते हैं। तो अब बात करेंगे 1 बाय 1 हर टेंस की। देखिए, आपको 12 के 12 टेंस आप एक साथ नहीं सीख सकते, और 12 के 12 जो इनके जो टेंस पढ़ेंगे तो इन टेंस के अंदर भी आपके सेंटेंस होंगे। सेंटेंस आपके मेनली आपके 4 टाइप के तो पढ़ोगे। प्रेजेंट डेफिनेट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव। अब 4 रूल इसके हो जाएंगे, 4 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले इसके हो गए, 4 ही इसके हो जाएंगे, 4 इसके हो जाएंगे, 4 इसके हो जाएंगे। तो 4 चौक कितना हो गया? 16, और 16 की गुणा कर दो 3 से, तो कितना हो गया? 48। 48 रूल तो आप याद नहीं कर पाओगे। तो मैं इसको आपको कोशिश करूँगा कि इजी से इजी वे में आपको समझाऊँ और कम से कम आपको याद करना पड़े। एक आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे अगर एक बार सिखा देता हूँ तो इनमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ये आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ऑटोमेटिक का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं देखनी पड़ेंगी, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इनके अंदर, बाकी आप सीख जाएंगे। कैसे चीज़ थोड़ा सा कितना चेंज करना पड़ेगा? प्रेजेंट की जगह यहाँ पे पास्ट हुआ है, पास्ट की यहाँ पे फ्यूचर हुआ है, बाकी सारा सेम है। जब ये इतना ही चेंज हुआ है तो थोड़ा सा ही चेंज करेंगे फॉर्मूले के अंदर भी, बाकी सारा चीज़ सेम है। चलेंगे, फर्स्ट हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए, इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ आनी चाहिए? सबसे पहले आपको इसकी पहचान आनी चाहिए। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान कुछ इस प्रकार की होती है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती है,
ते हो आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। अब इसमें पहचान कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्रिया क्या होती है। क्रिया आपको टेंस के लास्ट में दी होती है। तो ये आपकी क्या है, यहाँ पे ये लास्ट में जो है क्रिया है। अब क्रिया के अंत में यहाँ पे क्या आ रहा है, ता आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तीहे आ रहा है। तो क्रिया के अंत में ही होना चाहिए। क्रिया है खाना, और खाने का ये क्या है, खाता आ रहा है। क्रिया क्या है, ये क्रिया है, यानी कि वर्ब है ये, और ये भी क्या है, ये भी वर्ब है। तो इनके अंत में होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हो, ती आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो जैसे मैं कह देता हूँ भाई, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है लगा देता हूँ। देखो मैंने बोला वह तोता है, वह तोता है। तो वह तोता है, तो तोता में ये ता है तो आ रहा है, तो क्या एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, नहीं होगा। वह ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं हो, क्योंकि ये क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, वर्ब नहीं है। तो आपको समझ आ गया होगा भाई, पहचान और एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। जैसे मैंने कहा एक कुत्ता है, एक कुत्ता है, ता है तो यहाँ भी आ रहा है, तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ब नहीं है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अंग्रेजी बनाने के नियम। अंग्रेजी बनाने के, हिंदी वाक्यों से अंग्रेजी बनाने के नियम, यानी कि हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस बनाने के कुछ नियम होते हैं। वो क्या हैं? अच्छा, आपके जो सेंटेंस होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ोगे आप, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप इंटरोगेटिव बनाएंगे। अच्छा, इंटरोगेटिव मैंने 2 बार क्यों लिखा है यहाँ? इंटरोगेटिव आपके 2 प्रकार के होते हैं। जिन इंटरोगेटिव क्वेश्चन में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन किया गया है और उसका आंसर यस या नो में पॉसिबल हो, तो आप उसको बोलेंगे यस नो टाइप या फिर फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। और जिन सेंटेंस में उस क्वेश्चन का आंसर, कोई क्वेश्चन किया गया हो और उसका आंसर यस या नो में पॉसिबल नहीं हो, तो उसको हम बोलेंगे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव या WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अच्छा, अब ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम इसके रूल की बात कर लेते हैं। रूल क्या होता है, नियम क्या होता है? सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है, ES कब लगता है? ये ऐसे ES लगता है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर, यानी कि एक वचन करता हो, तब लगाएंगे। अब एक वचन करता क्या होता है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये डू कब लगाते हैं, डज कब लगाते हैं? डू लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज कब लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये लगाएंगे, डज लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डू लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मैं लिख दिया मैंने। और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ।
इंटरोगेटिव यस नो टाइप इंटरोगेटिव, इसका रूल क्या होता है, डू और डज पहले लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट। नॉट मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव भी आ जाता है। जैसे मैंने कहा क्या राम खाना नहीं खाता है, तो क्या राम खाना नहीं खाता, क्वेश्चन भी पूछा मैंने और उसमें नहीं भी आ गया, नहीं शब्द भी आ गया, तो ये आपका हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। नॉट लगा दिया मैंने यहाँ पर, होगा तो लगाएंगे अदरवाइज नहीं लगाएंगे। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यहाँ नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि एस या ई एस यहाँ लग चुका है प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव यानी डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंटरोगेटिव, ऐसे इसमें क्या आंसर किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस आते हैं। जैसे मैंने कहा राम खाना कब खाता है, तो क्या मैं उसका आंसर ये नहीं कह सकता कि जी यस, क्या यस, मैंने समय पूछा उसमें कब खाता है, रात को खाता है, दोपहर को खाता है, शाम को खाता है, 2 बजे खाता है, 3 बजे खाता है, तो आप उसमें जो कब आया है उस कब की इंग्लिश पहले लगाएंगे, फिर बाकी सेम रूल फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का लगाइए। कोई डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए वन बाय वन अब इनके एक एक उदाहरण, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर। चलिए बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। मैंने यहाँ पर रूल लिख दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। आपको मैंने बता दिया है कि एस या ई एस कब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो, जेंडर इसका क्या हो, सिंगुलर हो। चलो बात करते हैं कैसे करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस दिए लिखे मैंने यहाँ पर कि माताजी खाना पकाती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट की आप पहचान कैसे करते हैं, जो वाक्य लिखा हुआ है, अगर हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है तो आप उसमें कौन या किसने का प्रश्न कर देंगे। तो कौन या किसने का प्रश्न करने पर जो भी आपके पास उत्तर आता है, आंसर आता है, तो आपका वो हो जाता है सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि कौन खाना पकाती है, कौन खाना पकाती है, तो आपने मैथ तो पढ़ी ही होगी, मैथ तो आपने पढ़ी ही होगी। तो मैथ में आपने देखा होगा डिवाइड आता होगा आपको करना। ये मान लीजिए डिवाइड है, यहाँ भी मैथ घुस गई। एक अब जो सेम है उसको ऊपर नीचे काट देंगे। तो देख कौन की जगह माता जी हैं, ये खाने की जगह खाना से खाना कट गया, पकाती से पकाती कट गया, हैं से हैं कट गया, तो कौन की जगह पर क्या आ गया, माता जी आ गई। अब मैंने बताया था कौन की जगह पर जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया सब्जेक्ट। अब आपको वर्ब बताई थी मैंने, वर्ब तो आपको लास्ट में दिखती ही है, ये आपकी वर्ब हो गई, क्रिया हो गई। वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में जो होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए अब करते हैं कैसे करेंगे इनको। सब्जेक्ट क्या है, मदर, तो क्या लिखेंगे हम, मदर को द मदर लिखते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि द मदर क्यों लिखते हैं, आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा क्लासेस का तो मैं आपको यही बताऊंगा द कब लगाते हैं और द कब नहीं लगाते। द का मतलब क्या होता है, द का बहुत बड़ा दम होता है इसमें, द लगाने से मीनिंग चेंज हो जाता है। तो द मदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पकाने के लिए क्या लगाते हैं, कुक, पकाने के लिए कुक लगा दिया। अब यहाँ पर एस या ई एस लगाएंगे नहीं लगाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है। माता जी खाना पकाती हैं, भाई माता जी सभी की एक होती हैं, तो यहाँ पे एक माता जी के पर्टिकुलर माता जी के बारे में बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, द मदर कुक में एस या ई एस लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो द मदर कुक्स, यहाँ तक हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, खाना, तो खाने के लिए क्या लगा दें, द फूड, तो क्या पकाती है माता जी, खाना। द मदर कुक्स द फूड, द मदर कुक्स द फूड। तो ये तो आपको मैंने बता दिया सिंगुलर सब्जेक्ट वाला। अब एक आपको प्लूरल सब्जेक्ट वाला बता देता हूँ। जैसे मैंने ये वाला लेता हूँ थर्ड वाला, वे बाजार जाते हैं, कौन बाजार जाते हैं, वे जाते हैं, तो कौन की जगह पे क्या आएगा, वे।
तो यहाँ लगाएंगे दे, आपके लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, जाने के लिए क्या लगाते हैं, गो। अब आता है यहाँ पर सवाल, एस या ईएस लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो वे बाजार जाते हैं, वे क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है जिसमें आपको पता नहीं है कि कितने बंदे हैं, कितने पर्सन है जो बाजार जाते हैं। तो यहाँ पे आपके एक से ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा तो प्लूरल में काउंट होगा, बहुवचन करता होगा। तो इसमें एस ईएस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर एस ईएस नहीं लगाएंगे। तो दे गो टू मार्केट, कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट नहीं है मार्केट, ये एक अदर वर्ड में आता है। अब गो के बाद टू क्यों लगाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। गो के बाद टू क्यों लगाते हैं, गो के बाद हमेशा टू लगता है। चलो मैं बता देता हूँ। गो का मतलब क्या होता है, गो का मतलब जाना, और जाने में पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। पोजीशन ए से क्या होगी, बी होगी, और बी होगी। जब पोजीशन चेंज हो रही है तो चेंज होने के लिए क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का मैंने रूल लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड रूल मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिसमें कभी नहीं वाला भी जिक्र हो जाता है। कभी नहीं वाला जिक्र, जैसे राम, एक सेंटेंस तो ऐसा हो सकता है फर्स्ट टाइप वाले में, जैसे राम खाना नहीं खाता है, तो इसमें नॉट वाला हो गया। मैंने कह दिया राम खाना कभी नहीं खाता है, तो कभी नहीं यानी कि वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है उसमें बिल्कुल ही, यानी कि प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है, तो उसमें हम कभी नहीं लगाते हैं। तो नेवर का मीन्स होता है कभी नहीं। देखिए आपको रूल रखने की जरूरत नहीं है, रूल मैं आपको बता देता हूँ कैसे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, प्लूरल है तो डू लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, अच्छा डू और डज क्यों लगाते हैं यहाँ पर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि वर्ब की, अच्छा डू डज लगा दिया यहाँ पे, फिर नॉट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव में कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे, बताया था मैंने। क्या ये बताइए मुझे, नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं क्या उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं हो सकता, सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं हो सकता है इसमें। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है तो यहाँ पे एस या ईएस क्यों नहीं लगाया मैंने, एस या ईएस क्यों नहीं लगाया मैंने, तो मैं आपको बताता हूँ इसका। क्योंकि यहाँ पे एस या ईएस इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि ऑलरेडी डू में ईएस लग चुका है और ईएस यहाँ लग चुका है, और तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में किसी भी चीज़ की डबलिंग नहीं होती है। तो ये सिंगुलर के साथ लगता है, क्यों, क्योंकि इसमें ईएस लग चुका है, और ये तो है ही बिना ईएस या एस वाला, तो इसको तो प्लूरल के साथ यूज करेंगे। अब ये दोनों आए ही क्यों है यहाँ पर, ये आए नॉट के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट का डायरेक्ट लिंक नॉट से नहीं हो सकता है। सब्जेक्ट और नॉट के बीच में एक हेल्पिंग वर्ब होती है, इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, तो उसको बोलते लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, फिर वर्ब बोल दो जो हेल्प करती है। तो हेल्प करने वाली जो वर्ब होती है उसी को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। सेकंड टाइप वाला क्या है, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी ये मैंने यहाँ गलती लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहोगे कि आपने सर यहाँ तो इसमें एस ई एस लगा दिया, ऊपर वाले में एस ई एस नहीं लगाया, ये क्या कारण है। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि नेवर जो होता है, नेवर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, क्योंकि नेवर में जो आपका होता है ये नॉट तो होता ही होता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी जुड़ी होती है। तो इसलिए हम नेवर के बाद, नेवर से पहले डू या डज नहीं लगाते हैं। जब नेवर से पहले डू या डज नहीं लगाते हैं
तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस ई एस दिखाना पड़ेगा, ताकि आपको ये पता पड़ जाए कि सब्जेक्ट सिंगुलर होने के बाद ऐसे कौन से सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, कौन से प्लूरल है। समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल। राम खाना नहीं खाता है। क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम। डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, डज लगाएंगे क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो राम डज, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, द, फिर ऑब्जेक्ट फूड, द फूड। फिर मैं सेंटेंस लेता हूँ, राम खाना कभी नहीं खाता है। तो क्या बनाएंगे, राम नेवर आएगा यहाँ पर, क्योंकि कभी नहीं के क्या लगाते हैं, कभी नहीं के लिए लगाते हैं नेवर। नेवर ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर तो यहाँ पे भी था, तो सिंगुलर यहाँ पे भी था, तो भाई यहाँ पे ई एस लग तो गया, इसकी वजह से यहाँ पे ई एस लग गया। अब इस सिंगुलर की वजह से यहाँ पे लगाना पड़ेगा ई एस। तो राम नेवर ईट्स द फूड, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। देखिए, आप इसमें ये नहीं सोचिएगा कि आपको ये रूल कैसे याद होंगे, आपको ये कैसे याद होगा, सब्जेक्ट प्लस डू इट डज, ये कैसे होगा, ये वाला रूल कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट कैसे होगा, इससे पहले वाले कैसे होंगे। और अभी तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, इसके बाद तो मतलब 11 और बचे हैं, उनके कैसे याद होंगे। तो आप इनको याद नहीं करेंगे, आप इनको समझेंगे। बाकी मैं याद करने का तरीका आपको एक बार बता दूंगा, आपको समझा दूंगा, तो उन्हीं को दूसरे से लिंक करके पास्ट के और फ्यूचर के याद आपको हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बेफिक्र रहिएगा। तो बस आप चीज़ों को समझते रहें, चीज़ों को समझें, रटें नहीं, ना याद करें। याद करने वाली कोई चीज़ होती ही नहीं है, दिमाग में फीड करने वाली चीज़ होती है। जितना मैंने आपको बताया, इसको आप एक बार दोबारा से देखना, वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप अपने यूट्यूब पर काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं कि आप स्पीड को तेज़ या ज़्यादा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को 1-2 बार और जरूर देख लें, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी ही आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।